5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाला वर्ल्ड कप 2023, जिसमें पाकिस्तान टीम अब तक अपने 5 में से 3 मैचेस हार चुकी है और 14 अक्टूबर को जब पाकिस्तान और भारत का आमना सामना हुआ था, इस मैच में पाकिस्तान को बड़ी एक तारीखी जो शिकस्त है उसका सामना करना पड़ा था। उसके बाद 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के हाथों पाकिस्तान शिकस्त से दो चार हुआ और फिर 23 अक्टूबर को पाकिस्तान जनाब अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त जो है वो खा चुका है और अफगानिस्तान के हाथों जो पाकिस्तान को एक अपसेट हुआ था, उसकी वजह से जो बेशतर क्रिकेट शायकीन है और जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज है, उनके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप 2023 से डन एंड डस्टेड हो चुकी है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान टीम को अगर मैथमेटिकली देखा जाए, अगर कैलकुलेशंस के मुताबिक देखा जाए, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में इन है। और अब पाकिस्तान ने कल जनाब साउथ अफ्रीका जो है उसके साथ एक डू एंड डाई मैच खेलना है, बल्कि अब से पाकिस्तान ने जो भी मैच खेलना है वो पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर चुका है। और इसके अलावा पाकिस्तान को जो बाकी टीमें हैं उनके रिजल्ट्स के ऊपर भी समहाउ रिलाई करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जाना है। लेकिन एक जानिब जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब जो प्लेयर्स हैं वो अब एक दूसरे के साथ जो सुलह सफाई है उसके साथ रहना शुरू कर चुके हैं, तो वहीं पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक के ऊपर जो एक पहाड़ है वो तोड़कर रख दिया है और पाकिस्तान को जो 3 मुसलसल शिकस्तें मिली हैं, इसका जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो कप्तान बाबर आजम पर लगा दिया। और इस इल्जाम के लगाने का मकसद ये है कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 में अगर पाकिस्तान की यह टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जनाब एक हलचल जो है वो मचेगी। 2016 में जब पाकिस्तान लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप भारत खेलने गया था, उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो जनाब उस वक्त का जो कोचिंग पैनल था उसने पीसीबी के पास सबमिट करवाई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक अहमद शहजाद और उमर अकमल जो है उनको जनाब पाकिस्तान का जो क्रिकेट सर्किट है उससे आउट कर दिया गया था। सो इस तरह से अगेन कुछ खिलाड़ी जो है वो टीम से आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। सो अब जनाब जबकि पाकिस्तान ने एक डू एंड डाई मैच खेलना है तो उससे पहले कुछ खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं और उसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि इब्रार अहमद जो पाकिस्तान के ट्रैवलिंग रिजर्व हैं, अब ट्रैवलिंग रिजर्व से मुराद यह है कि जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड होगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो आईसीसी की जो टेक्निकल रिव्यू कमेटी है उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करवाएगी कि हमारा फलाना खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हो चुका है और उसकी रिप्लेसमेंट हमें चाहिए। तो अब जनाब ये खबरें आ रही हैं कि साउथ अफ्रीका के मैच से पहले इब्रार अहमद जो है उनको पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना सिर्फ उसमें शामिल किया जाएगा बल्कि इब्रार अहमद को पाकिस्तान जो है वो कल प्लेइंग 11 में भी शामिल करेगा। और जब मैंने इस खबर को डिग आउट करने की कोशिश की तो मेरे पास भी कुछ इतलात जो है वो पहुंची हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। किस खिलाड़ी को आउट करने का जो प्लान है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना लिया है और इस वक्त भारत के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूद है वो क्या सोच रही है, सारी डिटेल्स जनाब 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1 ये है कि मोहम्मद यूसुफ, पाकिस्तान के स्टार प्लेयर मोहम्मद यूसुफ साहब ने एक छोटी सी वीडियो जो है वो अपलोड की और उस वीडियो के अंदर उन्होंने जनाब आज पाकिस्तान के अंदर बैठकर वो तमाम लोग जो बाबर आजम की कप्तानी को लेकर सवाल कर रहे हैं तो उनसे मोहम्मद यूसुफ ने इनडायरेक्टली एक सवाल पूछा है और वो सवाल ये था कि जनाब 2019 का जो कप्तान था और 2019 की जो टीम थी जो वर्ल्ड कप खेलने गई थी, क्या आपने कभी उससे पूछा है कि पहले 5 मैचेस के अंदर आपने कितने मैचेस जीते, कितने हारे और पॉइंट्स टेबल के ऊपर आपकी पोजीशन कौन सी थी? और मोहम्मद यूसुफ का इनडायरेक्टली ये सवाल करना इंडिकेट कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शोर मचा हुआ है कि मोहम्मद आमिर किधर है। मोहम्मद आमिर को टीम के अंदर होना चाहिए था, सरफराज अहमद को टीम के अंदर होना चाहिए था, इमाद वसीम को टीम के अंदर होना चाहिए था। और फिर जनाब कुछ जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं जो 2019 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो जनाब टीवी के ऊपर बैठकर कहते हैं कि टीम की नीयतें जनाब अच्छी नहीं है, बाबर की नीयतें अच्छी नहीं है। तो भाईजान मैंने फिर कहा कि यूसुफ साहब को अचानक ये क्या हो गया, तो मैंने जाके रिसर्च की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने जनाब 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसके पहले 3 मैचेस, पहला पाकिस्तान हारता है जनाब वेस्ट इंडीज से बुरी तरह, 13.2 ओवरों के अंदर 105 रन का टारगेट वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के खिलाफ चेज कर लेता है। पाकिस्तान की ऑल टीम
103 पर जनाब घर चली जाती है और पाकिस्तान वो मैच हार जाता है। दूसरा मैच पाकिस्तान का होता है जनाब इंग्लैंड से पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है। तीसरा मैच पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ था और ये मैच जो था ये बारिश की नजर हो गया था। सो 3 मैचेस खेलकर पाकिस्तान ने एक जीता, एक हारा और एक जनाब बारिश की नजर हो गया। सो पाकिस्तान के टोटल पॉइंट्स थे 3 और जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से आ रहा था उसकी वजह से पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो -5 तक चला गया हुआ था, यानी कि इतनी बुरी पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी। इसके बाद पाकिस्तान नेक्स्ट मैच खेलता है, यानी कि चौथा मैच अपना खेलता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगेन वन साइडेड पाकिस्तान को शिकस्त होती है और 4 में से कितने मैच पाकिस्तान ने जीते? सिर्फ 1 और 1 बारिश की नजर हुआ। सो पॉइंट्स कितने? 3। उसके बाद पाकिस्तान अपना 5वां मैच 2019 के वर्ल्ड कप का खेलता है भारत के साथ। अगेन पाकिस्तान को शिकस्त मिलती है। सो मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जनाब 2023 में 5 में से 2 मैच आप जीत चुके हो, 3 मैच आप हारे हो और आप कह रहे हो कि जनाब कप्तान बदल दो, जबकि 2019 के वर्ल्ड कप में 5 में से आप सिर्फ 1 जीते और 1 मैच आपका बारिश की नजर हुआ था जिसकी वजह से आपके सिर्फ 3 पॉइंट्स थे। सो 2019 में भी आपको अपसेट हुआ था वेस्ट इंडीज के हाथों, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम इतनी तगड़ी तो थी नहीं। तो फिर आज ये बैठ कर क्यों जनाब उन खिलाड़ियों के मुंह से ये बातें निकल रही हैं कि जनाब कप्तान बाबर आजम जो है वो यारियां दोस्तियां निभा रहा है? तो भाईजान यूसुफ ने तो आज फिर कैटेगोरिकली बोल दिया है। तो यहां पर पाकिस्तान के अंदर बैठकर कुछ लोग जो हैं वो अपने पर्सनल एजेंडास जो हैं वो चला रहे हैं। खैर, इसके बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहा है? देखें, पाकिस्तान को 3 शिकस्तें मिली, लेकिन मैथमेटिकली अभी तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 से बाहर नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक जनाब स्टेटमेंट आती है और उस स्टेटमेंट की एक लाइन या आखिरी लाइन जो है वो कप्तान बाबर आजम और चीफ सेलेक्टर इंजमाम अल हक पर पहाड़ तोड़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि उस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि ये जो वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट की गई थी इसमें ज़का अशरफ ने किसी किस्म की कोई हर्डल पैदा नहीं की थी और कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट और चीफ सिलेक्टर ने अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट की थी। भाईजान, क्या कभी किसी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से टूर्नामेंट के दौरान यह स्टेटमेंट आती है? या किसी क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो पाकिस्तान और भारत जैसा जो तगड़ा मैच, यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की आप मिसाल ले लें या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की मिसाल ले लें या कोई और मिसाल ले लें, तो क्या कभी जो क्रिकेट बोर्ड का हेड है वो दूसरे मुल्क में खिलाड़ियों को एक रात पहले मिलने के लिए जाता है और उस मीटिंग के अंदर जो प्लेयर्स की तस्वीरें आती हैं कि प्लेयर्स की शक्लें बनी हुई थी, तो वो क्या था? उस मीटिंग की जब जनाब जो डिस्कशन है वो डिस्क्लोज होगी ना, तो उस दिन भी बहुत ज्यादा फड्डे जो है वो पाकिस्तान के अंदर पड़ेंगे। बहरहाल टूर्नामेंट के मिड में ये आपने क्यों स्टेटमेंट जारी कर दी? इसके पीछे की कहानी क्या है? यानी कि इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि जैसे ही कप्तान बाबर आजम आएगा उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, तो उसकी रिप्लेसमेंट कौन होगा? रिप्लेसमेंट पे शाहीन है, शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस बता दे। रिप्लेसमेंट पे रिजवान है, रिजवान की मैच विनिंग इनिंग एक श्रीलंका वाली थी, लेकिन उसमें भी अब्दुल्ला शफीक ने मैच विनिंग जो इनिंग है वो खेली थी। साथ जो मेन स्ट्राइकर था वो तो अब्दुल्ला शफीक था, अब्दुल्ला शफीक ने प्रेशर को हैंडल किया था। तो फिर रिजवान की मैच विनिंग जो इनिंग्स है वो कितना? पूरे 5 मैचेस में सिर्फ 1 है। अगर आप बाबर आजम को इस नजरिए से देखते हैं तो चीजें जनाब बड़ी खराब हैं। और ये जो ट्राइका टूट चुका है ना, ये ट्राइका टूटने के पीछे की कहानी भी ये है कि जनाब जो बाबर आजम के करीब तरीन दोस्त थे उन्होंने बाबर आजम की जो पीठ है उसके अंदर खंजर घोंपा है। बहरहाल जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। इसके बाद मिसबा की एक स्टेटमेंट है। मिसबा कहते हैं कि जनाब मैं मिस्ट्री स्पिनर को जनाब पाकिस्तान की जो टीम है और जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसके अंदर शामिल करना चाहता था। और ये खबर मैंने भी आपको दी थी कि जनाब टेक्निकल कमेटी जो है, रिव्यू कमेटी जो है, उसने ये सजेशन पुट अप की थी। लेकिन उस टेक्निकल कमेटी में मोहम्मद हफीज इस्तीफा देकर चले जाते हैं जब जनाब अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं होता, लेकिन मिसबा वहीं पर बैठे हुए हैं। और मिसबा कहते हैं कि जनाब मैं इसलिए बैठा हुआ हूं कि अगर मेरी वजह से 20% भी चीजें बेहतर हो जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो भाईजान 20% पे अब आपको वर्ल्ड कप के बाद ये बात करनी चाहिए थी कि मैंने और हफीज ने ये बात की थी। पहले आप मुंह चुप करके और मुंह बंद करके बैठे हुए थे। अब जब चीजें पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी खराब हुई हैं तो सबने अपनी दुकान जो है वो चमकानी शुरू कर दिया। और तनवीर अहमद जो जनाब कराची के प्लेयर्स के लिए बड़ी आवाज उठाते हैं, उनकी एक वीडियो में देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आपने बाबर आजम पर क्रिटिसाइज करके तनकीद करके अपने व्यूज के अपने जो चैनल्स हैं उनकी रेटिंग लेनी है ना, तो फिर स्टूडियो के बाहर लगा दें। जिस तरह से पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसके स्टूडियोज के अंदर लिखा हुआ है कि आपने कासिम के जो अब्बा हैं जो इस वक्त जनाब अडियाला जेल के अंदर कैद है उनका नाम नहीं लेना, तो इसी तरह आप बाहर चिपका लें
कि जनाब आपने स्टूडियो के अंदर बैठकर बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ करनी है। अब बाबर आजम के खिलाफ जो बैठकर एक बड़ा, 4 पाकिस्तान के बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, उनमें से 2 कह रहे हैं कि कप्तान अच्छा नहीं है। तो भाईजान जब बाबर कराची किंग्स के साथ था तो कराची किंग्स का मेंटोर कौन था, डायरेक्टर कौन था, बाबर को कप्तान किसने बनाया था? भाईजान आपने बनाया था ना, समझ रहे हैं ना कौन था? फिर जो टेक्निकल कमेटी बैठी थी 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, वो 2 लोग कौन थे जो उसी शो के अंदर बैठकर आप ये कह रहे हैं कि कप्तान बाबर जो है वो डिफेंसिव माइंडसेट के साथ? तो भाईजान आपने ही तो कहा था कि बाबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाए। तो आज आप जनाब ये कहना शुरू हो चुके हैं जब पाकिस्तान टीम को आपकी जरूरत है तो फिर आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। भाईजान हमें भी पता है, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। आप अच्छी बात करें। अब सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठकर जो कह रही है कि मोहम्मद आमिर को आना चाहिए, भाई मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली हुई है, आपको इस बात की समझ ही नहीं आ रही। इमाद वसीम के फड्डे थे, इमाद वसीम के साथ चीजें कुछ और थी, परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। बहरहाल आप आते हैं जनाब इब्रार अहमद, जो खिलाड़ी मेरे जहन में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने पता करने की कोशिश की, 2-3 जगहों से मैंने कंफर्म करने की कोशिश की कि यार ये इब्रार का क्या सीन चल रहा है, क्या मतलब इब्रार वापस आ रहा है। तो मुझे पता चला कि इब्रार को शामिल करने की जो सजेशन है वो पुटअप कर दी गई है, और किस खिलाड़ी को बाहर करते हैं इसके ऊपर अभी बहुत बड़ा सवाल है। सो मुझे जो लगता है ना कि फखर जमान जो पाकिस्तान के ओपनर है, अब चूंकि पाकिस्तान के जो दोनों ओपनर्स हैं अब्दुल्ला और इमाम, वो सामा चीजें उनके कंट्रोल में है, और अगर पाकिस्तान को ज्यादा भी जरूरत पड़ी ओपनर रिप्लेस करने की तो पाकिस्तान जो है वो बाबर के साथ ओपनिंग कर सकता है या रिजवान के साथ भी ओपनिंग कर सकता है। सो मुझे लगता है कि फखर जमान को जनाब जो इंजरी है उसका निशाना बनाकर इब्रार अहमद को टीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि फखर ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे क्योंकि उनको नी इंजरी थी। इसके बाद फखर जो है वो जनाब अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच था उसके लिए भी अवेलेबल नहीं थे क्योंकि फखर को नी इंजरी थी। सो अब उसी नी इंजरी को बहाना बनाकर इब्रार अहमद जो है उन्हें टीम के अंदर सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो चेन्नई की पिच है वो स्पिनर्स के लिए साजगार है। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बड़ा शानदार खेल पेश किया था, जबकि पाकिस्तान के जो दोनों स्पिनर्स थे शादाब और उसामा मीर दोनों नाकाम हुए थे। सो इसलिए पाकिस्तान जनाब इब्रार अहमद को टीम में शामिल करने जा रहा है। लेकिन अब से चंद घंटे के बाद मजीद तफसीलात जो हैं वो सामने आ जाएंगी। जैसे ही जनाब हमारे सामने आती हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।